वैल्यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 12 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने इससे पहले के लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम के बारे में अध्ययन किया था, वृषण कोष के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वृषण यानी टेस्टिज के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी टेस्टिज जो है, वृषण कोष के अंदर टेस्टिज होते हैं और सांड में दो टेस्टिज होते हैं, डबल टेस्टिज यानी दो टेस्टिज होते हैं। और ये वृषण जो है ये अंडाकार होते हैं, सांड में अंडाकार होते हैं, जो वृषण कोष में स्पर्मेटिक कोर्ड से के सारे दोनों तरफ एक एक लटके रहते हैं। यानी दो टेस्टिज हैं जो स्पर्मेटिक कोर्ड के द्वारा लटके रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी के नीचे इंगुइनल रीजन में। और ये जो है संख्या में दो होते हैं और ये लॉन्ग एक्सिस, इनकी लंबी एक्सिस जो है वो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाकार होती है, थोड़ी सी पीछे की साइड में। लैंगिक परिपक्वता के समय जब मेल एनिमल परिपक्व हो जाता है यानी मैच्योर हो जाता है, तो उस टाइम उसकी जो वृषण है वो 10.2 से 12.7 सेंटीमीटर लंबे, 10.2 से 12.7 सेंटीमीटर लंबे और 5 से 6.4 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। यानी लंबाई चौड़ाई ये होती है जब मेल एनिमल मैच्योर होता है। मतलब मैच्योर का मतलब परिपक्व जो हो जाता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है उसमें। प्रत्येक वृषण का भार यानी एक टेस्टिस का भार लगभग 300 ग्राम होता है। अगर दो टेस्टिस है तो 200 का भार हो जाएगा 600 ग्राम। अब ये जो टेस्टिज है जिनको हम वृषण बोलते हैं, वृषण या टेस्टिज जिनको अंड बोलते हैं और अंडकोश में रहते हैं ये, तो ये जो टेस्टिज है इनके चारों तरफ पतली तथा लचीली कनेक्टिव टिश्यू की एक परत होती है। पतली और लचीली कनेक्टिव टिश्यू की एक परत होती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। इसके द्वारा वृषण अनेक पालिकाओं में, यानी जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है, जो परत टेस्टिस पे पाई जाती है सबसे बाहर की साइड में, उस परत के द्वारा ये जो टेस्टिस है कई लोब्यूल्स में यानी पालिकाओं में, अलग अलग पालिका लोब्यूल्स यानी टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो प्रत्येक पालिका में, जो प्रत्येक पालिका है, जितनी पालिका हैं उस एक पालिका में अनेक कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएँ यानी कम से कम 3-4 की संख्या में कुंडलित शुक्रजनन नलिका यानी कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, CST बोलते हैं इसको शॉर्ट में, CST। कन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ी हुई, यूँ मतलब घुमावदार, जिसमें कई घुमाव होते हैं। कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिनकी भित्ति के सहारे, यानी जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, उसकी भित्ति के सहारे कई स्तरों वाली शुक्रजनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। सेल्स होते हैं जिसको हम उस सेल को जो एपिथेलियम है उसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है यहीं से स्पर्म पैदा होता है, यानी इन्हीं से स्पर्म जो है आगे जाके पैदा होकर मैच्योर होता है। नर में जो टेस्टिज है यानी मेल एनिमल में टेस्टिज जो है वो इसके दो मुख्य कार्य हैं। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे शुक्र जनन कहते हैं, यानी स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन करना, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा होता है लिंग हार्मोन का स्रावण यानी सीक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। जैसे मेल जो टेस्टिज होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, उसका वो सीक्रेशन करता है। अब हम जो है अध्ययन करेंगे जनन कोशिका, यानी अभी हमने पढ़ा जर्म सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है,
सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर कि जर्मिनल एपिथेलियम है, उसमें वो जर्म सेल्स है, उनका जर्म सेल्स के बारे में देखेंगे वो क्या काम करती है। यानी अगर आप ये देखोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, सबसे पहले तो आपको ये स्क्रोटम और स्क्रोटम इंटेस्टिकल है, इसका आप डायग्राम नंबर देखना 286 पेज पे। उसके बाद में आप जो अभी टेस्टिज के बारे में आपने अध्ययन किया था कि टेस्टिज जो है ये ओवल शेप का होता है, ये स्पर्मेटिक कोर्ड द्वारा जो है ऊपर जुड़ा होता है। इसकी बाहर वाली जो सतह है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। एल्ब्यूजिनिया जो है वो एल्ब्यूजिनिया जो अंदर की साइड में टेस्टिज में अंदर जाके उसको लोब्यूल्स में बदल देती है, लोब्स में बदल देती है। लोब्स, एक लोब में कई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जिसके अंदर की जो भित्ति है उसमें जर्मिनल एपिथेलियम उसके अंदर पाया जाता है। तो उस जर्मिनल एपिथेलियम या अपन यूँ कहें टेस्टिज के दो मेन काम है। एक तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करना और एक लिंग हार्मोन्स का स्रावण करना। अब हम जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन यानी उसको ट्रांसवर्सली उसका सेक्शन काट के फिर उसको माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो हमें कैसे दिखाई देता है, वो आपको पेज नंबर 290 पे दिखाई दिया। 290 में जो पेज पे डायग्राम है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इसमें क्या देखोगे, इसमें एक तो क्या उपकला स्तर के जनन स्तर की वे कोशिकाएं यानी जनन कोशिकाएं जो है ये टिश्यू के जनन स्तर की वे कोशिकाएं हैं जो विभाजन के फलस्वरूप यानी इन कोशिकाओं का जो इसमें दे रखा सेल दे रखी है जिसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, ये क्या करते हैं कि ये विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाती है। यानी ये सेल जो है ये विभाजन के बाद में शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाती है। इन कोशिकाओं की वृद्धि यानी इन सेल्स की वृद्धि, किन की, जर्म सेल्स की वृद्धि और विभाजन जो है ये शुक्र नलिका की में परिधि के केंद्र की ओर होता है। यानी जो शुक्र नलिका है उसकी परिधि जो है उसमें केंद्र की ओर जो है ये वृद्धि जो है वो केंद्र की ओर होती है, यानी परिधि से केंद्र की ओर होती है, जिस कारण शुक्र नलिका का केंद्र जो है वो शुक्राणु से भरा रहता है। यानी ये स्पर्म जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं और ये परिधि की तरफ से बढ़ते हुए और जो शुक्र नलिका है उसके सेंटर की तरफ इकट्ठे होते रहते हैं। सेकंड आती है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या है, जो शुक्र नलिका की जो टीएस है उसमें हम अगर देखते हैं तो उसमें ऊपर साइड में जो है ना सर्टोली सेल दी हुई है। सर्टोली सेल जो है इन्हें शुक्राणु मातृ कोशिकाएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको कहते हैं स्पर्म मदर सेल्स। ये क्या है, ये शुक्र जनन नलिका में थोड़ी अंतराल पर केंद्र की ओर बढ़ती हुई बड़ी कोशिकाएं हैं, यानी केंद्र की ओर बढ़ती हुई बड़ी कोशिकाएं हैं। और ये क्या करती हैं, जो विकसित होते हैं स्पर्मेटिड है, यानी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे। उन स्पर्मेटिड्स के पोषण का काम करती है ये सेल्स जो है, उनको पोषण प्रदान करती है। इसीलिए इनको जो है स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं। ये आपको याद करना है। कब तक करती है ये पोषण उनका, जब तक इनका संपूर्ण कायांतरण यानी इनका मेटामॉर्फोसिस होकर स्वतंत्र रूप से जीवित रहने योग्य नहीं बन जाए। पहले जो स्पर्मेटिड बनते हैं उनमें पूंछ नहीं होती है, फिर उसमें पूंछ बनती है, एक्रोजोम बनते हैं, सारी चीज़ें जब बन जाती है तो ये फिर क्या उसके अंदर मूवमेंट करने लगते हैं, फिर ये जिंदा रहने के लायक हो जाते हैं। तब तक इसको ये नरिशमेंट देती है, यानी इनको भोजन उपलब्ध कराती है। नरिश स्पर्म मदर सेल्स इसलिए बोलते हैं इनको सर्टोली सेल्स को। अब जो ये शुक्र जनन नलिकाएं हैं इनके बीच में यानी नलिकाओं के बीच में अंतरालीय कोशिकाएं यानी इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है। इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं
जो सेमिनिफेरस ट्यूबुलर के बीच बीच में, यानी 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुलर का बीच का जो स्पेस है, जैसे मान लो इसको आप यूँ कह सकते हो, जैसे मान लो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है ये, और एक ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये दो ये है, ये चारों ऐसे रहती है उसके अंदर। तो इनके बीच में जो जगह है वहाँ पे ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ये पाई जाती है। और इन इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ये नर सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है, यानी सीक्रेट करती है, नर सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करती है। ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये कई शुक्रजनन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये अंत में सीधी होकर, यानी ये मुड़ी हुई होती है ना कुंडलित, ये बाद में सीधी हो जाती है, और सीधी होकर ये जो नली बनाती है सीधी, उसको रेटे टेस्टिस बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। इनमें से कुछ शुक्र अपवाहिकाएँ निकलकर, अब जो रेटे टेस्टिस है उनमें से जो आगे निकल के एपिडिडाइमस में जाती है, टेस्टिस की साइड में एपिडिडाइमस एक अलग से नलिका है जो ऊपर उसके अटैच होती है, उसको एपिडिडाइमस बोलते हैं। तो ये कुछ शुक्र नलिकाएं जो है वो एपिडिडाइमस जाती है, उनको बोलते हैं वैसा एफरेंशिया, यानी शुक्र अपवाहिकाएँ बोलते हैं उनको। और ये जो है अधिवर्षण यानी एपिडिडाइमस में खुलती है। अब हम देखते हैं अभी अधिवर्षण क्या है। अधिवर्षण जो है, अगर आप इसको अधिवर्षण को देखोगे तो ये रेटे टेस्टिस बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस किस में देखो, आप देखो पेज नंबर 289 पे, 289 नंबर पेज पे टेस्टिस ऑफ केटल दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शन है रेटे टेस्टिस का, उसमें ये सारी चीज़ दी है। उसमें एपिडिडाइमस भी दिया हुआ है, रेटे टेस्टिस भी दिया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया दिया हुआ है, ट्यूनिका वेजानिलिस है, सेप्चुलर टेस्टिस है, यानी जो दो ये लोब्यूल्स बने इनके बीच का जो सेप्टम है उसको बोलते हैं सेप्टस टेस्टिस। अब हम देखते हैं एपिडिडाइमस के बारे में। एपिडिडाइमस क्या है? ये जो शुक्र अपवाहिकाएँ हैं यानी वासा एफ्रेंशिया है, ये वृषण के पृष्ठीय भाग में, वृषण का जो पृष्ठीय भाग होता है उसमें जिस नलिका से मिलते हैं, जो वासा एफ्रेंशिया है या जिनको हम शुक्र अपवाहिकाएँ बोलते हैं, ये जब जाके जिस पृष्ठ भाग में, टेस्टिस के पृष्ठ भाग ऊपर वाला भाग जो है उसमें जिस नलिका से ये मिलते हैं उस नलिका को अधिवर्षण कहते हैं। अब उस अधिवर्षण के अंदर यानी एपिडिडाइमस के अंदर सिलिएटेड सेल्स होती है, सिलिएटेड सेल्स होती है, सिलिया होती है उसमें, जो शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में सिलिएटेड जब होगी तो वो आगे उसको मूवमेंट देगी, किसको? स्पर्म को। अधिवर्षण को हम 3 भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? एक तो ऊपर ही ऊपर उसका सिर होता है, सिर जो है उसको हम कैप्टस एपिडिडाइमस बोलते हैं। एपिडिडाइमस के सिर को हम बोलते हैं कैप्टस एपिडिडाइमस। ये आपको पेज नंबर 289 पे आप इसको देखोगे तो उसमें एपिडिडाइमस का पूरा डायग्राम दिया हुआ है। ये भाग जो है, हेड जो है एपिडिडाइमस का, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया द्वारा ढका रहता है। जो लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया उसके द्वारा ढका रहता है। सेकंड जो बीच का पोर्शन है मोटा, उसको काय बोलते हैं, बॉडी को काय बोलते हैं। ये भाग जो टेस्टिस के समानांतर पाया जाता है, टेस्टिस के समांतर जितनी लंबाई उसकी लंबाई में पाया जाता है, जिसे हम कॉर्पस एपिडिडाइमस भी कहते हैं। इसकी बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमस। ये अपेक्षाकृत कम घुमावदार भाग होता है जो धीरे धीरे लगभग सीधी नलिका में परिवर्तित हो जाता है, बाद में सीधी नलिका में परिवर्तित हो जाता है। फिर होता है पुच्छ। पुच्छ का मतलब है टेल, यानी ये भाग वृषण के आधार की ओर पाया जाने वाला भाग है। ये पूंछ जो है इसके बेस की तरफ पाया जाने वाला भाग है। इसे कोडा एपिडिडाइमस भी कहते हैं। टेल को क्या बोलते हैं? कोडा एपिडिडाइमस भी कहते हैं। इस भाग में उपस्थित नलिकाएं घुमाव वाली तथा चौड़ी होती है। इसमें जो नलिकाएं होती है वो एक तो घुमाव वाली होती है और एक ये चौड़ी होती है। ये बेस की तरफ पाई जाती है, लेकिन ये होता टेल है एक्चुअल में। सांड का जो एपिडिडाइमस है, सांड में
एपिडिडेमस जिसको अधिवृषण बोलते हैं, वो लगभग 33 से 35 मीटर लंबा होता है। अब आप सोचते होंगे कि इतनी सी लंबाई में टेस्टिस के बराबर में पाया जाता है, ये इतना लंबा कैसे होता है? तो ये इसकी जो ट्यूब है वो मुड़ी हुई होती है, कोइल्ड होती है, और फिर वो जब सीधी करते हैं उसको तो वो इतनी लंबी हो सकती है। अधिवृषण या एपिडिडाइमस के 4 काम हैं। क्या काम है? एक तो ये क्या है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसका काम है स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी वृषण में जो यानी टेस्टिस में जो स्पर्म पैदा होते हैं वो अधिवृषण में आके वो इकट्ठे होते हैं। अधिवृषण में किसमें होते हैं? वो इकट्ठे होते हैं एपिडिडाइमस में। और एपिडिडाइमस में सीलिएटेड सेल्स होती है जिनको में पक्षमाभित कोशिकाएं बोलते हैं, पक्षमाभित कोशिकाएं बोलते हैं। उसके कारण जो सीमन है ना वो आगे मूवमेंट करता है। दूसरा काम होता है स्पर्म कंसंट्रेशन का, यानी एपिडिडाइमस में जो अधिवृषण के सिर में वृषण में उत्पन्न होने वाले शुक्राणुओं से जब टेस्टिस में जो शुक्राणु पैदा होंगे वो वास एफरेंशिया द्वारा एपिडिडाइमस में चले जाएंगे, और एपिडिडाइमस के सिर में उनमें जो वाटर है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। एपिडिडाइमस के सिर में शुक्राणुओं के अंदर जो वाटर है उसको अवशोषण कर लिया जाएगा, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, सीमन की कंसंट्रेशन, सीमन की या यूँ कह सकते हैं स्पर्म की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब देखो स्पर्म मैचुरेशन, तीसरा काम इसका स्पर्म का मैचुरेशन करना है, यानी जो शुक्राणु है उनको मैच्योर करते हैं, परिपक्व करते हैं। यानी अधिवृषण की कोशिकाओं के स्राव के द्वारा, अधिवृषण में जो कोशिकाएं होती है उनमें एक प्रकार का सीक्रेशन होता है। वो सीक्रेशन जो है वो शुक्राणुओं का पोषण करता है, वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, जिससे ये एपिडिडाइमस में जो स्पर्म है वो परिपक्व हो जाते हैं। एक ये स्पर्म का स्टोरेज करता है। एपिडिडाइमस जो है ये स्पर्म्स का स्टोरेज करता है, यानी अधिवृषण के पुच्छ भाग में, यानी अधिवृषण का जो टेल एंड होता है उसमें शुक्राणुओं का संग्रहण किया जाता है। ये शुक्राणु वहाँ संग्रहित जब हो जाते हैं तो जब नर जानवर जो है मादा से संभोग करता है या मिलन होता है उनका आपस में, तो उस टाइम में जो सीमन निकलता है उसके अंदर जो एपिडिडाइमस के टेल में से जो स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होता हुआ वास डिफरेंस होता है ऊपर। बाद में आप जब इसका पूरा वर्णन पढ़ोगे तो आप पता लगेगा उस वास डिफरेंस द्वारा वो सीमन जो है वो उसके यूरिथ्रा में चला जाता है। अब इनमें ये एपिडिडाइमस और टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ा केटल में। अब हम इसका थोड़ा सा वर्णन जो है घोड़े में कर लेते हैं। घोड़े में क्या होता है? घोड़े के अंदर जो टेस्टिस है वो छोटे और गोलाकार होते हैं, छोटे होते हैं साइज़ में, और वो गोलाकार यानी ग्लोबुलर होते हैं। गोलाकार का मतलब उसमें ग्लोब्स होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं। इसका जो लंबा अक्ष है वो शरीर के लंबे अक्ष के समांतर होता है। जो लंबा एक्स जो होता है ना, इसका एक्सिस जो लॉन्ग एक्सिस है वो शरीर के लॉन्ग एक्सिस अक्ष के समानांतर होता है। अधिवृषण जो है यानी एपिडिडाइमस जो है वो टेस्टिस के सुपीरियर बॉर्डर पर स्थित होता है। एपिडिडाइमस जो कहाँ होता है वो उसके सुपीरियर बॉर्डर पर स्थित होता है। ये इसकी पोजीशन है एपिडिडाइमस की, और टेस्टिस की जो पोजीशन है वो इसमें घोड़े में बताई गई है। अब हम पढ़ते हैं कुत्ते के बारे में। कुत्ते में जो टेस्टिस है वो छोटे और अंडाकार यानी ओवल शेप, अंडे के आकार के होते हैं। अब ये क्या तिरछे स्थित होते हैं। आपने कुत्ते देखे होंगे, कुत्ते में दोनों पैरों के ऊपर जहाँ पैर मिलते हैं वो पूंछ के नीचे कहीं पीछे देखे टेस्टिस तो वो तिरछे होते हैं इस तरह से। केटल की तरह नहीं होते लेकिन वो तिरछे यानी ओब्लिक होते हैं। और इसमें भी एपिडिडाइमस जो है, कुत्ते में भी एपिडिडाइमस जो है वो टेस्टिस के उच्च किनारों पर स्थित होता है, यानी सुपीरियर बॉर्डर पर स्थित होता है। अब आता है मुर्गा। मुर्गे में जो टेस्टिस होते हैं वो सेम के बीज की आकृति के होते हैं, यानी बीन शेप जैसे होता है, बीन सेम का बीज होता है उसकी आकृति के होते हैं। और ये जो है मुर्गे में टेस्टिस जो है वो गुर्दे के नीचे स्थित होते हैं। गुर्दा जो होता है उसमें
उदर गुहा में, यानी एब्डोमिनल कैविटी में जहाँ गुर्दे होते हैं उनके नीचे जो है ये वृक्क जो है टेस्टिस जो है ये स्थित होते हैं। और इसमें जो इपिडिडेमिस जो है अधिवृषण जिसे बोलते हैं वो सिर्फ अवशेष ही होता है, पूरा मैच्योर नहीं होता, सिर्फ उसका निशान होता है। तो आज हम जो है सिर्फ इतना ही अध्ययन करेंगे। कल हम जो है आगे स्पर्मेटिक कोड बारे में कल पढ़ेंगे। जब तक आप थोड़ा पहले रिवीजन कर लिया करो। तो धन्यवाद।